दूसरे नमस्कार, लाइव 7 टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और आज हम बात करेंगे बजट 2023 की। जी हां, बजट 2023। आपको बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन हर किसी की निगाहें कल पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि कल 1 फरवरी 2023 11 बजे कल बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। आम से लेकर खास हर किसी की नजरें कल बजट पर टिकी हुई हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से उनके लिए क्या कुछ निकलता है, किस सेक्टर को क्या कुछ दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था को तो मजबूत करने की कोशिश सरकार की प्राथमिकता है ही, लेकिन देखिए इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कई क्लू दिए गए। दरअसल मीडिया से बातचीत में सरकार की प्राथमिकता तो गिनाई ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इस बार का जो बजट है जो कल पेश किया जाएगा वो हर किसी के लिए, चाहे हम आम लोगों की बात करें चाहे हम खास लोगों की बात करें, हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरेगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है अभी स्टूडियो में। एक तरफ मधुर जी हैं, वो मेरे साथ मौजूद है, दूसरी तरफ राजेश जी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। दोनों से ही बातचीत करेंगे कि आज के दिन, क्योंकि देखिए हम जिस तरह से लगातार ये कह रहे हैं कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, मोदी 2.0 का आखिरी ये आम बजट है और उम्मीदें हर वर्ग को हैं। लगातार कोशिश सरकार की भी है, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो कोशिश यही कि लोगों को रिझाया जा सके। सरकार की प्राथमिकता तो ये है ही, लेकिन अर्थव्यवस्था भी एक बड़ी चीज है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजेश, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज भी कई चीजें हमने देखी। अगर हम सत्र की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना, उन्होंने क्लू भी दिया, जिस तरह से उन्होंने सरकार की, हम कह रहे हैं, प्राथमिकता गिनवाई अपनी सरकार की, तो साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ कहा कि लोगों की उम्मीद है उसी पर खरा उतरेगा इस बार का बजट। आज की बड़ी बातें क्या रही? देखिए स्वाति, आपने जो कहा कि नरेंद्र मोदी ने आज ये इशारा कर दिया है कि उम्मीदों पर खरा उतरना है, तो ये जो एक लाइन है इसी में पूरा का पूरा बजट आप समझ सकती हैं। कल जब बजट आएगा तो आने वाले 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस होने हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के निशाने पर होगा। मतलब वो चाहेंगे कि 2024 के इलेक्शंस के लिए ऐसा बजट दिया जाए कि हर इंसान को, भारत का हर नागरिक उससे खुश हो जाए। हम उसको एक अलग नोमेनक्लेचर है, हम कहते हैं कि लोक लुभावन बजट होगा। तो ऐसा बजट नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण लेकर आएंगी। वो ऐसी कोशिश करेंगे कि भारत का हर नागरिक को कुछ न कुछ मिल जाए, क्योंकि अब 4 वर्ष आपके बीत गए हैं, आपको अब जाना है, मई में आपका इलेक्शंस होने वाला है। तो जाहिर तौर पे आपने जो पहले जो काम किए हैं उसका आप गुणगान करेंगे, आप बताएंगे देखो जी हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। और जो हम आने वाले साल में करेंगे, यानी कि जो बजट आएगा और एक साल जो भारत की इकोनॉमी को नई दिशा देगा, वो ये होगा कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। अब आम आदमी को राहत में चाहिए क्या होता है? तो चाहिए ये होता है कि आपका इनकम टैक्स का जो रिबेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, आपको थोड़ा ज्यादा रिलीफ मिल जाए इनकम टैक्स में। दूसरा क्या होता है कि टैक्सेस में कमी हो, आप जितना टैक्स देते हैं, कदम कदम पर आप टैक्स देते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी हो। तो आम आदमी, अगर नरेंद्र मोदी को आज उसने सुना है, भारत के हर नागरिक ने सुना है और ये कहा है कि आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो एक आम आदमी को यही चाहिए होता है कि भाई आप उसको थोड़ा सा रिलीफ दे दे। अब देखना यह होगा कि कल जब पिटारे से जब इकोनॉमी, जब बजट की जब बातें बाहर आएंगी, जब निर्मला सीतारमण जब पढ़ेंगी बजट को, तो ये देखना होगा कि आज जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कल सच में वो दिखता है या नहीं है। और इसी के बाद आने वाले टाइम का, यानी कि 1 साल की जो राजनीति होगी, देश की जो स्थिति होगी, बहुत कुछ इस पर असर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल राजेश जी, और जिस तरह से हम देखिए लगातार कह रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगले साल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लोकसभा चुनाव है, और यही वजह है कि फोकस इस पर भी सरकार का कि किस तरह से लोगों को खुशी दी जाए। कहीं ना कहीं जो लोक लुभावन हम कह रहे हैं, यही वजह है, क्योंकि लोगों को रिझाना इस बीच काफी मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि इस बजट का असर उन चुनावों पर पड़ेगा, आने वाले चुनावों पर, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत है सरकार से। अगर खरा उतरती है तो देखिए उसका फायदा सरकार को मिलेगा, लेकिन अगर सरकार खरा नहीं उतरती है बजट में, तो कहीं ना कहीं मायूसी लोगों को तो मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में सरकार को भी मिल सकती है। क्यों मधु जी, अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए अगर कहीं ना कहीं बजट लोगों के फेवर में हुआ
तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में लोग सरकार के साथ खड़े होंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है जनता खुश होगी तो जनता जाहिर सी बात है। जवाब देने से पहले मैं थोड़ी पहले की बात करूंगा जी। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हर साल इनका बजट जो है वो फोकस बजट होता है। मतलब एक बजट इनका आया डिजिटल इंडिया का, डिजिटल भारत करेंगे। दूसरा बजट इनका आया था आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन वो आप सीधे तौर पर ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो दोनों का दोनों जो इनका बजट जो फोकस बजट था वो बुरी तरह से फेल रहा। मतलब जो अपेक्षा थी जनता की, जो उम्मीद करती थी जनता, और जो नाम देकर के जिस तरह से इन लोगों ने प्रस्तुत किया था, लोकसभा के अंदर बजट पेश किया था, वो सारी चीजें अभी तक जमीन पर मतलब जो जमीनी हकीकत है उससे कोसों दूर है अभी तक की। लेकिन जिस क्षेत्र में अब जो जनता की उम्मीद, अब तक हम लोग कोविड के बाद की जो स्थिति बनी है, जो आज सर्वे वो जारी किया गया है, आर्थिक सर्वे जो आई है, और उस पर जो पूर्वानुमान कह लीजिए, मौजूदा स्थिति की चर्चा कर लीजिए, और उसका जो आने वाले समय में उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर जो आकलन आया है, वो आकलन भी किस हद तक सही है, किस हद तक मतलब जमीनी सच्चाई के साथ जुड़ा हुआ है, वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि अंतिम पंक्ति जो सर्वेक्षक हैं, उन्होंने जो आर्थिक जो विश्लेषक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आगे उन्होंने क्या कहा है कि सरकार के आगामी जो योजनाएं हैं, आगामी जो आर्थिक योजनाएं हैं, या जो उसका इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका होगा, उस पर बहुत सारा कुछ ये निर्भर करेगा। तो क्योंकि अपने पल्ले कोई कुछ नहीं रखना चाहता। अब जहां तक सवाल आपका ये है कि 9 राज्यों के चुनाव है, और ऐसी स्थिति में जब बजट आ रहा है तो जन पक्षीय बजट होना चाहिए, मतलब जनता के फेवर का बजट होना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगाई जाती है। और उसकी उम्मीद और उसका इंतजार, क्योंकि सरकार जो है वो देख रही है कि किन राज्यों में चुनाव है, वहां की स्थानिक समस्याएं क्या हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसके हिसाब से क्या रहा है। इसने कहा कि हर आदमी ये चाहता है कि जो आयकर की जो सीमा तय की गई है, वो दायरा हमेशा कमतर हो, मतलब बढ़ता जाए। कि अगर आज आप 5 लाख रुपए पर किसी का वो टैक्सेशन का वो करते हैं, 5 लाख तकलीफ दिए हुए हैं, तो लोग ये सोचते हैं, जो टैक्स पेयर हैं वो ये सोचते हैं कि 10 लाख पर ये चला जाए, ये स्लैब चला जाए। महिलाओं का 2.5 लाख तक का फ्री है, अगर तो महिलाओं को ये अपेक्षा होती है कि 5 लाख तक चला गया। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो आबादी है, बहुसंख्यक आबादी, उसमें से अधिकांश आबादी जो है वो टैक्स पेयर नहीं है। और पीछे जो हालात हुए हैं 2020 से लेकर के अभी तक कोविड के बाद का, तो बहुत सारे ऐसे जो आम टैक्स पेयर, बिजनेस हाउसेस की बात, कारपोरेट की बात मैं नहीं कर रहा, जो नौकरी पेशा वालों की नहीं, जो छोटे व्यवसायी थे या जो दिहाड़ी जो रोज के जो छोटे छोटे कारोबारी थे, वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला है जीएसटी के इनपुट का, वो वापस नहीं मिल रहा उनको। हम सरकार को दे तो रहे हैं, व्यवसायी जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन उसका इनपुट रिटर्न नहीं आ रहा है। मतलब सालों साल का जीएसटी का रिटर्न बाकी है लोगों का, तो इनपुट बाकी है। तो ऐसी स्थिति में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उससे उभरिए एक पक्ष हुआ इनकम टैक्स का, लेकिन टैक्सेशन का मामला। दूसरा सबसे बड़ा पक्ष है कि जो महंगाई की मार एकदम बेतहाशा बढ़ती जा रही है, हर उपभोग की जो भी हम दैनिक उपभोग की हमारी जो वस्तुएं हैं, जो इसका हम उपयोग करते हैं, उसकी आप समझ लीजिए कि कीमतों में उछाल किस कदर बढ़ता जा रहा है रोज बरोज। और अभी जो एक मामला आया है अडानी से संबंधित, अडानी ग्रुप से संबंधित, जिसमें कि शेयर उनके लगातार लुढ़कते चले जा रहे हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर के हिंदुस्तान का बाजार भी उससे प्रभावित होगा। इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ेंगे, जनता से ही उसका दोहन होगा, जो बैंकों का नुकसान हो रहा है, या एलआईसी का। तो ये तमाम कई चीजें हैं, और सरकार के सामने एक संकट की स्थिति है। लेकिन सरकार उस चीज को, आप तो या तो कह लीजिए कि वो सरकार उस चीज को साझा नहीं करना चाहती आम जनता से, लेकिन उसका विकल्प जरूर तलाश रही है। और इसीलिए जो आंकड़े परोसे जा रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हो या तमाम चीजें, लेकिन कल जो बजट पेश होना है, वित्त मंत्री सीतारमण जो पेश करेगी बजट, उससे आम जनता से ज्यादा सरकार की ये चिंता ज्यादा, आम जनता की उम्मीदों से ज्यादा सरकार की ये चिंता ज्यादा है कि वो किस तरह का बजट लाए, जिससे आम लोगों के बीच जो ये स्थिति, एक सरकार के विरोधी एक सर्वे आया है
जिसमें कि अभी हाल में मौजूदा सरकार के खिलाफ 50% एक सर्वे है, गैर सरकारी सर्वे है, जिसका ये परिणाम आया है कि 50% लोग इस सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। तो इन तमाम ये सर्वे रिपोर्ट सरकार के पास भी होगी, इसका परिणाम सरकार के पास भी होगा। तो अब ये सरकार की चिंता है, जनता से ज्यादा जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चिंता जो है वो सरकार को ज्यादा है। लिहाजा ये उम्मीद किया जाना चाहिए, अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मतलब 12 से 14-15 घंटे की बात है, लोकसभा के अंदर बजट पेश होगा और ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से लोगों की, आम लोगों की, मतलब देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है, उनकी अपेक्षाओं को किस तरह से वो ग्रहण की है। क्योंकि इसके पहले बजट के पहले जो है कई राज्यों से रायशुमारी ली गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसके क्या परिणाम आए हैं। जो जनता से रायशुमारी की गई है, आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं वो उनसे जो रायशुमारी की गई है, उसका क्या सरकार ने कितना उपयोग किया है और जो जनता का आक्रोश है या जनता की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कितनी कोशिश की जा रही इस बजट में, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और बैलेंसिंग किस तरह से करती है ये भी एक बड़ी चीज है। उसको इस सवाल के साथ भी मधुर जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन राजेश जी यहाँ पे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे मधुर जी कि अभी की अगर इकोनॉमी की आप बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोविड काल हमने देखा बीच में, हालांकि उससे हम उभरे नहीं है पूरी तरह से, कोविड गया नहीं है, वो तो रहेगा ही हमारे बीच में, हम उसके साथ रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इस बीच हम इकोनॉमी की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, जो इतने दिन से हम देख रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो जाहिर है आज पूरा देश, पूरी दुनिया हमारी तरफ नजर उठा के देख रहा है कि भारत की इकोनॉमी आज किस स्थिति में है। आपने एक और बात की कि अभी हम कोविड के टाइम से जस्ट बाहर निकले हैं, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है लेकिन निकल चुके हैं। तो अब आप ये देखिए कि आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें क्या है, उसमें यह है कि जो जीडीपी हमारी होगी 2023-24 की, आने वाला जो साल होगा, उसमें 6.5 रहने की उम्मीद है, 6.6 से 6.8 तक। अब यहां देखिए, जो भी करंट ईयर है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें 7% रहने की उम्मीद है। और जो पिछला साल जो गुजर चुका है उसमें 8.6 था, 8.6 था। तो पिछले 3 सालों में अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये जो आने वाला जो वक्त होगा वो सबसे कम होगा। अब हम बात करेंगे कोविड के टाइम की। पूरी दुनिया जानती है कि कोविड के टाइम में पूरे विश्व भर में इकोनॉमी पे असर पड़ा, लोगों को मंदी का डर सता रहा है, बिजनेस बिल्कुल बंद था, ठप था, लॉकडाउन था, तो जाहिर है इकोनॉमी पर असर पड़ा था। लेकिन जो अद्भुत बात है, जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि 2 साल पहले भारत का जीडीपी 8.6 था। अब जब हम कोविड से बाहर आ चुके हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रांग है इकोनॉमी, हम रिकवर कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम ये कह रहे हैं कि 6.5 हमारा होगा जीडीपी। यानी कि कोविड के टाइम में हम स्ट्रांगर थे, अभी हम कम होने जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी पर दबाव है। आने वाला जो साल होगा वो आसान नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया मंदी की चपेट में आने वाली है। ज्यादातर देश है इकोनॉमी से बुरी तरह से उनकी इकोनॉमी गिर गई है। एक थोड़ा सा मान ले तो अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां भी मंदी का डर सता रहा है। चाइना का बड़ा बुरा हाल है, पूरे यूरोप का बुरा हाल है, हमने श्रीलंका का हाल देखा, पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमी जो है वो दुनिया से कनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्शन होता है। आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन चीजों पे बड़ा उस पर असर पड़ता है। तो जब पूरी दुनिया अगर मंदी की चपेट में आने वाली है या डर लग रहा है, तो जाहिर है हमें भी डर लगना चाहिए, हमें भी तैयारी करनी चाहिए। तो जो अगर आपने जो कहा कि भारत की इकोनॉमी आज किस स्थिति में है, तो वो जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आने वाला जो वर्ष होगा, जो अगला जो वित्त वर्ष होगा, वो थोड़ा सा दबाव के साथ होगा, 6.5 के साथ होगा, जबकि हम 1 साल पहले ही 8.6 थे। तो हाँ, दबाव तो है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बैलेंसिंग की बात करें मधुर जी, क्योंकि देखिए अब हर बार जब भी हम बजट को देखते हैं कोई ना कोई वर्ग मायूस जरूर हो जाता है, क्योंकि उम्मीदें बहुत लगाई जाती है बजट से कि इस बार तो सरकार अपने पिटारी से कुछ ना कुछ हमारे लिए निकालेगी। हम चाहे महिलाओं की बात करें, क्योंकि देखिए महिलाएं लगातार ये कहती हुई आई है कि गैस के जो रेट्स हैं वो लगातार अपने प्राइस में हाइक हम देख रहे हैं, सीधा सीधा असर रसोई पर पड़ता है। सैलरी बढ़ नहीं रही है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, दाल महंगी हो रही है, सब्जियां महंगी हो रही हैं। दूसरी तरफ युवा हैं
लगातार बेरोजगारी, जिस तरह से हम विपक्षी पार्टियों को भी कहते हैं, हर बार बोलते हुए देखते हैं कि सरकार हमेशा वादा तो करती है नौकरी देने की, लेकिन युवा बेरोजगार हैं। दूसरी तरफ किसान है, जिसका असर देखिए यूपी के चुनावों में भी देखने को मिला था, क्योंकि इससे पहले जब कृषि कानूनों को लेकर लगातार नाराजगी जाहिर की जा रही थी किसानों की तरफ से, तो इन तमाम वर्गों को, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश तो बजट से की जाएगी, लेकिन क्या वो साधा जाएगा? क्या लग रहा है आपको, बैलेंसिंग कैसे की जाएगी, कैसे की जानी चाहिए? और अगर चुनावों के लिहाज से देखें तो देखिए, हर बार ये संतुलन स्थापित करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन संतुलन बन नहीं पाता, क्योंकि जिस तरह से बजट की तैयारी होती है, 12 महीने में एक बार बजट पेश होता है, सालाना बजट बनता है, और हर बार हमारा जो बजट का साइज है, आपको पता होगा कि हर बार 27 से 29% या कभी कभी 31 या 33% भी बजट का साइज बढ़ रहा है। तो हम योजना मद में दो मद होता है, योजना मद, गैर योजना मद। तो हम जो नॉन प्लानिंग हेड में प्लानिंग कर रहे हैं वो और योजना मद में जो प्लानिंग कर रहे हैं, दोनों में फर्क होना चाहिए। और दोनों में जिस हिसाब से, जैसे हमारा देश अभी क्या है, पूरी तरह से विकसित देश की श्रेणी में नहीं है, विकासशील देश है, तो हमको इंफ्रा डेवलप भी करना है। तो जो हम प्लानिंग हेड में खर्चा करते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसको चलाने के लिए कोई भी योजना अगर आज लागू हो रही है, जैसे हम मेडिकल हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, बड़े बड़े एम्स बन गए, लेकिन वहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए, वहाँ नर्सिंग स्टाफ भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ स्कूल बने हुए, स्कूल की बड़ी आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन वहाँ काम करने वाले स्कूल में ना तो टीचर है और ना ही हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो ये जो बिना प्लान के, ये जो प्लानिंग हेड और नॉन प्लानिंग हेड में जो व्यय किया जाता है, उसमें सीधे तौर पर देखिए, बजट पेश करना वित्त मंत्री का काम है, लेकिन बजट की तैयारी में पूरा तंत्र लगा होता है। अगर आप देखेंगे कि हर बार रायशुमारी की जाती है कि एक एक कस्बे से लोगों की राय लिया जाता है, किसान क्या चाह रहे हैं, फिर टीचर क्या चाह रहा है, चपरासी क्या चाह रहा है, या फोर्थ क्लास के लोग किस तरह चाह रहे हैं, स्टूडेंट की क्या नीड है। तो ये हर वर्ग के लोगों की क्या नीड है। अब देखिए, अभी जो सर्वे में आया कि हम बेरोजगारी दर हमारी जो है वो घट रही है, और हम रोजगार की तरफ। भाई साहब, आप देखिए कि कोविड के बाद जो यूनिट बंद हुए हैं, 30% यूनिट अभी जो लघु उद्योग है या जो कुटीर उद्योग है, वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं। वहां से रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं, और आप दूसरी तरफ आंकड़ा परोस रहे हैं कि हम रोजगार उन्मुख हो रहे हैं और हम रोजगार पा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का सवाल कहाँ वहीं खड़ा है। तो ये जो जिस तरह की, चूंकि मैं वहां लेकर के आना चाहता हूं कि क्यों नहीं संतुलन स्थापित हो पाता। जब आप बंद एसी कमरे में बैठ करके सतही आंकड़ा तैयार करेंगे, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर रहेगा, तो इसी तरह के आंकड़े आएंगे कि जो जनता चाहती है, जनता की नीड क्या है, वास्तविकता क्या है, जनता क्या झेल रही है। जब आप जनता के बीच जाएंगे, सरकारी अमला काफिला जब जनता के बीच जाएगा और वहां से जब चीजें निकल करके आएंगी, तब पता चलेगा। आपके विधायक, आपके सांसद तो क्षेत्र में जा ही नहीं, जो समय देना है, जनता से रूबरू नहीं हो रहे हैं। चुनाव के वक्त जब जाते हैं, बस जाते हैं, जीतने के बाद वो दिल्ली पकड़ लेते हैं, या जो स्टेट कैपिटल अगर विधानसभा के विधायक हैं तो वो राज्यों का मुख्यालय पकड़ लेते हैं। तो सरकार तक जनता का संवाद जो है, जनता की जो जरूरत है, वो नहीं पहुंच पाती। यही वजह है कि संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। बिल्कुल। और ये तमाम बातें तो मैं हर चीज को लेकर मैं कर ही नहीं हूँ, लेकिन राजेश जी, मैं आपसे इससे अलग एक सवाल करना चाहती हूँ। हर वर्ग को अभी देखिए उम्मीद है। मैं एक पत्रकार के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या उम्मीद आप सरकार से रखते हैं? नहीं, भारत का कोई भी पत्रकार हो तो वो एक नागरिक है, और भारत के एक नागरिक के रूप में एक पत्रकार को भी वो सब कुछ चाहिए होता है जो एक आम इंसान को चाहिए होता है। मुझे भी टैक्स में थोड़ी रिबेट मिल जाए, इनकम टैक्स में मिल जाए, कोई भी किसी भी पत्रकार हो, आप कहीं भी जाते हैं आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है। आप कुछ सामान खरीदते हैं, आपको उसमें जीएसटी देना पड़ता है, तो आपको टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिल जाए। दूसरा क्या होता है कि एक आम आदमी को चाहिए होता है, भाई रोजगार होनी चाहिए, देश में इतनी रोजगार हो, इकोनॉमी इतनी वायबल हो, इतनी मोबिलिटी हो इकोनॉमी में कि पूरा का पूरा देश चलता रहे, इकोनॉमी चलती रहे। एक पत्रकार के रूप में भी यही चाहिए होता है, और कोई खास वैसे कोई डिमांड कभी होता नहीं है पत्रकारों का बजट में, लेकिन एक आम नागरिक के रूप में जो चाहिए वो यही सब है। बिल्कुल। और यही सवाल मेरा
आपसे भी होगा मधु जी कि आप क्या उम्मीद रखते हैं, एक पत्रकार होने के नाते पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या उम्मीद सरकार से लगाई जा सकती है? देखिए, बजट में हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन एग्रीकल्चर हमेशा जो बजट का जो बजट हमारा, जैसे मान लीजिए कि एक सपोज मान लीजिए कि हमारा 10 लाख डॉलर का अगर हम बजट बना रहे हैं, 10 लाख डॉलर का अगर साल भर का, तो उसमें हम कितना हिस्सा एजुकेशन को दे रहे हैं, कितना एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, कितना हम तमाम जो दूसरे उपक्रम चल रहे हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए दे रहे हैं। देखिए, अभी कई अच्छे काम भी हुए हैं। कई जो पुरानी हमारी इंडस्ट्री थी जो पीएसयूज के अंदर जो भारत सरकार के नियंत्रण में थी और बंद रुग्ण स्थिति में थी, उसको इन्होंने ठीक किया। जैसे गोरखपुर में जो खाद कारखाना था एफसीआई का, या बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना था, या खाद कारखाना धनबाद के सिंदरी में जो था उसको शुरू किया इन लोगों ने। एचईसी को इन लोगों ने मतलब पेड़ दिया और फिर से वो काम शुरू हुआ। मेकॉन को इन लोगों ने दिया और शुरू हुआ। लेकिन नए संयंत्र स्थापित करने की बात जो होनी चाहिए, वो जिसमें कि हम अपने युवाओं, जो हमारा युवाओं का जो पलायन, मेधा का जो पलायन हो रहा है, मेरिट का जो पलायन हो रहा है, वो रुके, उस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। हमारे देश का युवा छात्र बाहर जाकर के और वहाँ की बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में सीईओ हो सकता है, उसकी मेधा की पहचान वहाँ हो रही है। अगर उनको हम यहाँ प्लेटफॉर्म दिलाएं तो यहाँ क्यों नहीं उनकी मेधा की पहचान? तो बजट का फोकस उस पर होना चाहिए कि हमारी मेधा दूसरे जगह ना जाए, और जो हमारे यहाँ रोजगार के जो अवसर हैं, जो लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, या किसान जिस स्थिति की समस्या को जो झेल रहा है, या जो आम लोग जो बिलो पॉवर्टी लेन, क्यों हम कितने दिन तक ये चिल्लाते रहे? आजादी के 70 साल से ऊपर हो गए हमारे, और हम अभी तक बिलो पॉवर्टी लेन, गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्री है, चाहे जो विकासशील भी देश है, वहां पर वो रेशियो आप देखिए, जनसंख्या के अनुपात में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। लेकिन भारत की विडंबना है कि वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की हर साल जो है वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस पर कब सरकार ध्यान देगी? ऊपर के लोग ऊपर होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो कब संपन्न होंगे? ये चिंता होनी चाहिए सरकार की। बिल्कुल, और यही वजह है। तो देखिए, कोशिश सरकार की यही कि कल के बजट में हर किसी को खुश किया जाए। देखिए, लगातार हम यही कह रहे हैं कि बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल का वो दिन 11 बजे, जिसकी एक बार फिर से देखिए, कल 11 बजे से भाषण शुरू हो जाएगा। क्या कुछ वित्त मंत्री सीतारमण के पिटारे से निकलता है, ये देखना अहम हो जाता है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर किसी को उम्मीदें हैं। सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है या फिर नहीं उतरती है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए, हर साल हर बार लोगों को उम्मीदें बहुत होती हैं सरकार से। इस बार देखिए अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देखिए अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, और यही वजह है कि सरकार की भी कहीं ना कहीं परीक्षा है, और वो परीक्षा में कितनी सफल हो पाती है कल देखना होगा। क्योंकि उसके बाद देखिए जो तमाम चीजें हैं वो लोगों के हाथ में होने वाली हैं। अगर लोगों को रिझा लिया गया तो कहीं ना कहीं लोग, जो आम जनता है, जिसको हम आम बजट कह रहे हैं, वो इस बीच सरकार के साथ खड़ी होगी आने वाले समय में। अब कल पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, आम से लेकर खास की, क्या कुछ पिटारे से निकलता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव 7 टीवी के साथ। नमस्कार।